Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और इस कोर्स में आज के इस लेक्चर में हम आज सीक्वेंस की बात करने वाले हैं। लेकिन सीक्वेंस की बात तो मैंने पिछले लेक्चर में भी करी थी। पिछले लेक्चर में मैंने नंबर्स के सीक्वेंस की बात करी थी और आज हम डेट्स आखिर और अल्फ़ाबेट्स उसके सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। मतलब जैसे आपने देखा ना, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022 या 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ये भी तो हमारे सीक्वेंस हैं। काहे के? तारीखों के। तो ये हमारे जो तारीखों के सीक्वेंस हैं हम उनकी बात करेंगे। और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं अंग्रेजी के ABCDEFGH, उनके सीक्वेंस की बात करेंगे। और ये वास्तव में जब हम बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे उसमें से ऐसी हमारी आवश्यकताएं होती हैं जहां पर हमको इन सीक्वेंस का इस्तेमाल पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटे काम हम कर रहे हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में छोटे छोटे सीक्वेंस बताए थे। आज हम आपको तारीख के बारे में, अल्फ़ाबेट्स के जो सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। तो ये हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ये हमारी सहायता करेंगे और इसीलिए आपको इनको एक एक करके सीखना बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम अगर घर में कोई खाना पकाते हैं, कोई सब्जी पकाते हैं, तो उसमें हम भिन्न भिन्न तरीके के मसालों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन मसालों का तो स्वाद अलग अलग होता है। लेकिन जब उनको हम किसी एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर तरीके से हम जब मिलाते हैं तो वो मुझको एक सब्जी में एक भिन्न तरीके का स्वाद देते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका प्रोग्राम आपकी सब्जी है और ये जो हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं ये आपके भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हर एक मसाले में कुछ औषधि गुण होते हैं। उसी तरीके से हमारे हर एक प्रोग्राम में भी छोटे छोटे कमांड्स के भी कुछ औषधि गुण होते हैं जो आपकी जैसे औषधि किसी रोग में सहायता करती है, ऐसी हमारे ये छोटे छोटे कमांड्स आपको बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने में सहायता करेंगे। तो क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम ये कर क्या रहे हैं, हमने कोई प्रोग्रामिंग की बात तो करी नहीं अब तक। तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को हम ये एड्रेस करना चाहेंगे। हम प्रोग्राम पर आएंगे लेकिन प्रोग्राम्स के पहले हमको उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको तो समझ आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि हल्दी का क्या गुण होता है, हल्दी का स्वाद कैसा होता है और नमक का स्वाद कैसा होता है, तो आप अच्छी सब्जी कैसे पकाओगे? अगर आपको ये नहीं पता है कि नमक नमकीन होता है और चीनी मीठी होती है, तो आप अपने पकवान कैसे बनाओगे? तो हम आपको यहाँ पे नमक का स्वाद और चीनी का स्वाद सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इन स्वाद को सीख जाएंगे देन आप उसको पूरी उम्मीद है कि आप बड़े बड़े काम करेंगे। ओके, तो चलिए हम आज अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आज जो हमारा लेक्चर है इसकी स्लाइड्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप ये home.iitk.ac.in//shalab SHALAB मतलब स्वयं प्रभा, आप यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे आपको इस लेक्चर की सारी स्लाइड्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। और अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आती है तो आप इस QR कोड को अपने फ़ोन में उपलब्ध किसी भी फ्री के ऐप से आप स्कैन कर सकते हैं और ये भी आपको इसी वेबसाइट पर ले आएगा। और इसमें भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए, आप मेरा नाम टाइप कर दीजिए, हमारे संस्थान का नाम टाइप कर दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सर्च इंजन आपको हमारे होम पेज का एड्रेस दिखा देगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे होम पेज पर आइए और वहाँ पे लिखा होगा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर जब आप आएंगे तो आपको हमारी सारी स्लाइड्स यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, सबसे पहले तो हम आपको देखिए ये बता दें कि कोई भी सीक्वेंस को हम जब जनरेट करते हैं उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं कि
अगर आपको समय और डेट, तारीख को पता करना है अपने आर के थ्रू, तो कैसे पता किया जाए? अब सवाल आता है ये समय और तारीख पता करके क्या काम बनेगा? अब आपको देखिए, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको प्रोग्राम करने के बाद एक रिपोर्ट भी जनरेट करनी होती है। जैसे ये एक उसका उदाहरण है। अब आपने अपने प्रोग्राम की रिपोर्ट कब जनरेट करी थी, किस तारीख को करी, कितने बजे करी, ये आप नहीं चाहोगे कि हम इसको ऑटोमेटेड वे में ही हम इसको जनरेट कर दें। हमको उसको हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और बहुत जगह आपने देखा भी होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स में नीचे लिखा होता है दैट दिस रिपोर्ट वाज जनरेटेड ऑन दिस डेट एट दिस टाइम, मतलब कि ये जो हमारी रिपोर्ट है इस तारीख को इतने बजे जनरेट करी गई है। तो उस तरह के अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए आपको अपने प्रोग्राम में एक कमांड डालना पड़ेगा जिसके थ्रू जो हमारा समय और तारीख अपने आप से आ जाए। अब सवाल ये आता है कि समय और तारीख अपने आप से कहाँ से आएगा, कौन सा समय आएगा? तो इसमें से जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा लैपटॉप होता है, उसके अंदर जो भी हमारा टाइम चल रहा होता है वही टाइम वहाँ पर आता है, और जो उसके अंदर तारीख चल रही होती है वही तारीख हमको दिखाई पड़ती है। पहले के कंप्यूटर में हमारे पास ये ऑप्शन होता था कि हम उस टाइम और डेट को अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आज के कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर्स में टाइम और डेट अपने आप से सर्वर के हिसाब से सेट हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी उस प्रोग्राम को कर रहे हैं आपको उस समय का तारीख और डेट पता चल जाएगी। जैसे हम आपको अभी दिखाएंगे अपना स्क्रीनशॉट, तो आपको देख करके ये पता चल जाएगा कि ये स्क्रीन मैंने कब रिकॉर्ड करी है और ये स्क्रीनशॉट मैंने कब कितने बजे लिया है, और जब आज मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए ये मैंने कब रिकॉर्ड किया, ये आपको इसको देख करके पता चल जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिए दो कमांड है यहाँ पे, sys.time और sys.date। ये हमको सिस्टम का टाइम और सिस्टम की डेट बताने में सहायता करते हैं। तो देखिए आप इस कमांड को ध्यान दीजिए, ये कैसे लिखा हुआ है, SYS, और इसका देखिए पहला जो है S ये कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल में नहीं है। तो SYS का मतलब होता है सिस्टम, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, और डॉट टाइम TIME ये आपका स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ही लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, लोअर केस में, और उसके साथ में आपको पैरेंथेसिस आप दे दीजिए। अब आपको समझ में आ गया पैरेंथेसिस का मतलब, आज समझ जाता है कि हमको इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, उसी तरीके से आपके पास कमांड होता है sys.date, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि जो sys का कैपिटल S है पहला वाला, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट है, कैपिटल S है, और डेट का जो D है ये भी कैपिटल D है। ओके, तो आपका कमांड हो गया sys.date, और आपको पैरेंथेसिस में आपको कुछ नहीं लिखना है। तो जब आप ये एंटर करेंगे तो आपको टाइम और डेट पता चल जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल उदाहरण लिया है, तो जब मैंने sys.time मैंने आर कंसोल में टाइप किया तो मुझको देखिए ये मिल गया 2020, ये हमारा साल हो गया, 06 ये हमारा महीना हो गया, और 03 ये हमारा दिन हो गया, और समय कितना है 22:48 IST। ओके, और अगर हमको खाली डेट पता करनी है, जैसे आप ध्यान देंगे कि sys.time में आपका टाइम और डेट दोनों बता रहा है आपको। अगर आपको खाली तारीख पता करनी है तो आप कमांड यूज़ कर लिए sys.date, और जब आप ये दोगे तो आपको देखिए यही डेट यहाँ पे नीचे लिखी हुई है 2020 0603, मतलब 3 जून 2020। ओके, अब इसी को देखिए हम आपको पहले आर में करके दिखा देते हैं, और ये देखिए इसकी स्क्रीनशॉट भी है, सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके,
तो देखिए हम इसी कमांड को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको समय दिखाई देगा ये आपको बता देगा कि ये जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है उस दिन क्या डेट और समय था। देखिए 2020-06 अर्थात जून और 04 मतलब आज की तारीख 4 जून 2020 और समय क्या हो रहा है 12:57 और इसी में आप अगर डेट को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर दिए sys.date। तो देखिए आपको ये जो डेट ऊपर आई है यही डेट आपको नीचे भी दिखाई पड़ गई। ओके, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस में देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में सीक्वेंस का जो एक जनरल कमांड होता है उसके बारे में बताया था। तो हम यहाँ पे जब हम तारीख अर्थात कैलेंडर की हम बात करते हैं उसमें हमारा दिन हो सकता है, हफ्ता हो सकता है, महीना हो सकता है, एक क्वार्टर हो सकता है और या एक साल हो सकता है, राइट। इसके हमारे सीक्वेंस निकल सकते हैं, अर्थात मुझको जो दिन होते हैं, तारीख होती है, उसके सीक्वेंस निकल सकते हैं। कौन से हफ्ते में होंगे, हफ्ते के हिसाब से सीक्वेंस निकल सकते हैं, महीने के हिसाब से सीक्वेंस निकल सकते हैं, क्वार्टर के हिसाब से निकल सकते हैं। जैसे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी टू मार्च, उसके बाद अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर अगला क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगला क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर होते हैं और अगला हमारा होता है साल, राइट। तो इसका देखिए हमारा कमांड यही है, सेम है, सीक्वेंस SEQ। अब यहाँ पे मुझको फ्रॉम और टू बाई भी हमारा पहले जैसा ही है, लेंथ डॉट आउट भी हमारा पहले जैसा है और अलॉन्ग विद भी हमारा पहले जैसा ही है। तो कमांड में कोई फ़र्क नहीं आया है, बस अंतर क्या आया है कि जो मुझको फ्रॉम टू बाई देना है ये मुझको एक अलग तरीके से देना है। फ्रॉम में हमको देना होगा स्टार्टिंग डेट, मतलब कि किस तारीख से आप अपना सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं, और टू देना होगा एंड डेट, मतलब आप कब अपने आप सीक्वेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये ऑप्शनल है क्योंकि आपने देखा था कि आप फ्रॉम और टू की जगह लेंथ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारा है बाई। बाई के बारे में आपको मालूम होगा कि आपने इसको पिछले भी सीक्वेंस में उदाहरण में इस्तेमाल किया था। बाई से हम अपने सीक्वेंस को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे, लेकिन अब जब हम अपने डेट्स और समय की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं, तो तारीख हमारी भिन्न भिन्न तरीके से इंक्रीज़ हो सकती हैं। जैसे बाई डे मतलब कि दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से और साल के हिसाब से। तो हमको जिस तरह से भी तारीख का सीक्वेंस चाहिए है वो हमको यहाँ पे बाई देना पड़ता है। अगर हमको डे के हिसाब से चाहिए, दिन के हिसाब से चाहिए, तो हमको देना होगा बाई इक्वल टू डे। और अगर हफ्ते के हिसाब से चाहिए तो हमको लिखना होगा बाई इक्वल टू वीक। अगर हमको मंथ के हिसाब से चाहिए तो हमको लिखना होगा बाई इक्वल टू मंथ। और अगर क्वार्टर के हिसाब से चाहिए होगा तो हमको लिखना होगा बाई इक्वल टू क्वार्टर। और अगर साल के हिसाब से चाहिए तो बाई इक्वल टू ईयर। और लेकिन इसको लिखते समय आपको ध्यान ये रखना है कि ये डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर ये डबल कोट्स के अंदर आएंगे। ये खाली आप अगर डे, वीक बिना डबल कोट्स के देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ओके, उसके बाद में आपका एक और ऑप्शन होता है लेंथ डॉट आउट। ये एक इंटीजर होता है और अगर आपको अपने सीक्वेंस की लेंथ को अगर इन्फॉर्म करना है कि हमको कितना लंबा सीक्वेंस चाहिए, ये उसमें आपकी सहायता करेगा। और ऐसे ही हमारा एक और होता है अलॉन्ग विद। आपको याद होगा कि हमने इसको अलॉन्ग का आपको उदाहरण दिया था पिछले लेक्चर में। तो ये आपको किसी और वेरिएबल के साथ में चलते हुए आपका सीक्वेंस जनरेट करने की कोशिश करेगा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कई एग्जाम्पल लेते हैं और उन उदाहरण के थ्रू हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम कैसे काम करते हैं, राइट। अब देखिए, जब अगर हम साल की बात करते हैं, मतलब हमको एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए जो उसमें हर एक साल का पहला दिन है वो मुझको मिल जाए। कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे तो फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो पहली वैल्यू मैंने बताया था आपको, ये फ्रॉम होती है, दूसरी वैल्यू टू होती है।
तो फ्रॉम आपका क्या होगा, फ्रॉम देखिए आपको कैसे देना है, एज डॉट डेट। ये इसका तरीका आपको याद करना है कि अगर आपको तारीख देनी है तो ये आपको एज डॉट DATE, और जहाँ पे डी आपका कैपिटल लेटर्स में है, इसमें ऐसे लिखना है। और ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी आपको तारीख देनी है वो आपको साल, महीना और दिन उस फॉर्मेट में आपको देनी है। जैसे मैंने 1 जनवरी 2015 दिया है, तो 1 जनवरी 2015 को मैंने लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, राइट। 2015-01 मतलब कि जनवरी, और -01 अर्थात कि दिन। तो आपको यहाँ पे महीना और जो दिन है ये भी आपको नंबर्स में देना पड़ेगा। महीने आपके 1 से 12 तक के होंगे और दिन आपके 1 से 31 तक के होंगे। ओके, और ऐसे ही आपने यहाँ पे ले लिया फ्रॉम। अगला आपको देना होगा टू, मतलब कहाँ तक जाना है आपको। तो मैंने 1 जनवरी 2020 तक की डेट को प्रिंट करने की कोशिश करी है। तो देखिए मैंने अगली डेट दे दी डबल कोट्स में 2020-01-01 अर्थात 1 जनवरी 2020। और कैसे हमको तारीखें चाहिए, बाई, इसको मैंने डबल कोट्स में दे दिया ईयर्स, मतलब हमको साल के हिसाब से डेट चाहिए। और जब हम इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमको 2015 से शुरू होगा, 1 जनवरी 2015। तो देखिए पहली डेट क्या आ गई, 1 जनवरी 2015। सेकंड में आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 जनवरी 2016। और थर्ड वैल्यू क्या आ गई, 1 जनवरी 2017। चौथी वैल्यू क्या आ गई, 1 जनवरी 2018। उसके बाद अगली वैल्यू 1 जनवरी 2019 और अंतिम वैल्यू 1 जनवरी 2020। तो आपने देखा इस सीक्वेंस के थ्रू, देखिए, और ये इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो इस सीक्वेंस ऑप्शन के थ्रू, इस सीक्वेंस कमांड को इस्तेमाल करते हुए आपने साल के हिसाब से अपना सीक्वेंस निकाल लिया। ओके, अगर मुझको मान लीजिए इसी को अगर मुझको दिन के हिसाब से करना है, जैसे मैंने पहले लिया साल, अब हम कर रहे हैं दिन। तो मैंने पहला मैंने कर लिया, यहाँ पे मैंने कर लिया फ्रॉम कहाँ से शुरू होगा, 1 जनवरी 2018 से। और हमारा बाकी कमांड हमारा सेम है, यहाँ पे आपको इस डेट को एज डॉट डेट करके ही देना है हर बार, फ्रॉम। और मैंने यहाँ पे कर दिया बाई, कैसे, डेज को कैसे लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा में DAYS। और इसकी मैंने लंबाई दे दी लेंथ इज इक्वल टू 6, अर्थात कि मुझको 1 जनवरी 2018 से 6 तारीखों का दिन के अनुसार मुझको सीक्वेंस चाहिए। अब आज आप उसको एंटर करेंगे तो देखिए क्या आ गया, पहली वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 जनवरी 2018। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2 जनवरी 2018। तीसरी वैल्यू क्या आ गई, 3 जनवरी 2018। चौथी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 जनवरी 2018। और पांचवी वैल्यू क्या आ गई, 5 जनवरी 2018। और छठी वैल्यू क्या आ गई, 6 जनवरी 2018। ओके, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। तो आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही आसान था, बस आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है कि आपको इसका सिंटैक्स कैसे देना है। और अगर मुझको इसी तारीखों को महीने के हिसाब से निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसी कमांड को यूज़ करेंगे। अगर हम कहें कि हमको 1 जनवरी 2018 से मुझको महीने के हिसाब से डेट्स चाहिए और हमारे सीक्वेंस की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 6। तो मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने यहाँ पे डेट दे दी फ्रॉम, देन बाई कर दिया मंथ्स, डबल कोट के अंदर लिख दिया MONTHS, और फिर मैंने दे दिया लेंथ इज इक्वल टू 6। तो मुझको 6 तारीखें महीने के हिसाब से मिल जाएंगी। तो देखिए कौन कौन सी हमारी तारीखें आ गई। पहली तारीखें आ गई 1 जनवरी 2018। दूसरी हमारी डेट क्या आ गई, 1 फरवरी 2018। तीसरी डेट क्या आ गई, 1 मार्च 2018। चौथी डेट क्या आ गई, 1 अप्रैल 2018। और पांचवी डेट क्या आ गई, 1 मई 2018। और छठी वैल्यू क्या आ गई, 1 जून
2018 और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट है। तो आपने देखा कि आपको देखिए ये तीनों डेट्स बहुत ही आसानी तरीके से मिल गई, राइट। और उसी तरीके से आप अगर देखिए मैंने यहाँ पे एक और उदाहरण लिया हुआ है कि मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 2018 से एक सीक्वेंस निकाला जो हमारा सालाना सीक्वेंस है, जो हमारा साल के हिसाब से चलेगा और मुझको 6 वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे कैसे चलेगा हमारा, आप अगर ऐसे सोचिए, हम यहाँ पे फ्रॉम शुरू कर रहे हैं 1 जनवरी 2018 से। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया एज डॉट डेट, अपनी तारीख को लिख दिया पहले वाले फॉर्मेट में, बाई की जगह कर दिया ईयर्स डबल कोट में, और लंबाई मैंने कर दी 6। तो देखिए आपकी जो पहली वैल्यू क्या आ गई, 1 जनवरी 2018। सेकेंड वैल्यू क्या आ गई, 1 जनवरी 2019। तीसरी वैल्यू क्या आ गई, 1 जनवरी 2020। इसके बाद में 1 जनवरी 2021। इसके बाद में अगली वैल्यू 1 जनवरी 2022 और छठी वैल्यू 1 जनवरी 2023, राइट। तो देखिए ये आपको मिल गया और ये आपका स्क्रीनशॉट भी है। तो इस तरीके से आप अपनी डेट्स को देखिए जनरेट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको इनको, ये मैंने जो भी किया है यहाँ पर, हम आपको इसको करके दिखाते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम अपना ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पर मैंने 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2020 तक के सीक्वेंस सालाना निकाले थे। देखिए ये आपका आ गया 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 और अंत में 1 जनवरी 2020। आपको देखिए मैं इसी और दिखाता हूँ। देखिए आप कभी कभी देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए ये डॉलर आता है लिख करके, और जहाँ पे हमारा कर्सर है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। डॉलर का मतलब ये होता है कि हमारी स्क्रीन छोटी है और इसके आगे भी हमारा कमांड आ रहा है। तो अगर आपको पूरा कमांड देखना है तो आप अपनी स्क्रीन साइज़ को बढ़ा दीजिए। ओके, उसके बाद मैं अपना जो अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 जनवरी 2018 से शुरुआत करते हुए 6 तारीखों को जनरेट किया है। ओके, और अगर आप इसको करना चाहें तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम, राइट। देखिए वही कमांड आपको वही आउटपुट मिलेगा। तो ये देखिए आपको क्या मिल गया, 1 जनवरी 2018, फिर आपको 2 जनवरी 2018, 3 जनवरी 2018 करते करते ये हमारा 6 जनवरी 2018 आया, क्योंकि मैंने 6 ही तो तारीखें निकाली हैं। उसके बाद में हम अगला लेते हैं, जहाँ पे हमने महीने के हिसाब से 1 जनवरी 2018 से मैंने 6 महीनों की तारीखें निकाली हैं। तो ये क्या होंगी, इस कमांड को देखिए जब हम यहाँ पे करेंगे, देखिए पहली तारीख क्या आ गई, आपने यहाँ पे शुरुआत किया फ्रॉम, राइट। आप अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम फ्रॉम करके भी कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वल टू दिस, राइट। तो पहली आपकी देखिए तारीख क्या आ गई, 1 जनवरी 2018, 1 फरवरी 2018, 1 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018, 1 मई 2018 और ऐसे करके आपको 1 जून 2018 तक आपके 6 तारीखें आ गई। ओके, आगे जाने के पहले चलिए मैं आपको देखिए इसमें दिखाता हूँ कि अगर मैंने देखिए यहाँ पे फ्रॉम को इस्तेमाल किया है, अगर मैं फ्रॉम की जगह टू कर दूंगा तो देखिए क्या होगा। ये देखिए नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके लिए फ्रॉम को बताना बहुत आवश्यक है, और यही बात मैंने आपको ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए मैंने स्लाइड में यहाँ पे लिखी थी फ्रॉम, देखिए ये कि ये आवश्यक है, ये रिक्वायर्ड है। ओके, मैं इसी बात को आपको दिखाना चाहता था। अब हम देखिए अगला जो हम करते हैं, मैंने यहाँ पे साल के हिसाब से डेट निकालने की कोशिश करी। चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से क्या हो गया, मैंने 1 जनवरी 2018 से मैंने अपनी तारीख को आरंभ किया और मुझको 6 साल का
तारीख चाहिए। तो ये कहाँ शुरू होगी? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022 एंड छठी वैल्यू 1 जनवरी 2023। राइट, तो आप इन्हें देखा कि आप इसको बहुत आसानी से आप इन तारीखों को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और आपको इनके सीक्वेंस मिल सकते हैं। राइट, ऐसे ही अगर आप इन डेट्स को आप एक वेरिएबल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू बताता हूँ, और इसका इस्तेमाल आप जब भी कभी कोई प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ पर पड़ेगा आपको। तो देखिए, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसका मैंने नाम रख दिया जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने कर दिया एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्टार्ट डेट, और एक जो हमारा जहाँ तक हमारा जाएगा वो है हमारा एंड डेट। ये एक आम आदमी के लिए समझना बहुत आसानी होती है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं तो आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि पहले आप अपनी स्टार्टिंग डेट एंटर करिए और फिर आप अपनी एंड डेट एंटर करिए, और जो भी एंट्री आएगी आप उसको किसी वेरिएबल के थ्रू आप स्टोर कर सकते हो। तो मैंने देखिए आपको यही यहाँ सिखाने की कोशिश करी है कि ये जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी जो हमारी एज डेट के फॉर्म में लिखी हुई हैं, इनको हम एक वेरिएबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे किया, तो ये जो हमारी वैल्यू है इट इज़ समथिंग लाइक फ्रॉम, ये फ्रॉम की तरीके से है, और एंड डेट हमारी क्या है 1 जनवरी 2020, ये हमारा 2 का काम करेगी। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने यहाँ पे एक आउटकम लिया, जो मैंने एक सीक्वेंस बनाया एंड डेट, मतलब कि जहाँ से हमारी डेट ख़त्म हो रही है और जहाँ से हमारी डेट शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू करो और आप इंक्रीमेंट करो बाई -1 मंथ। देखिए मैंने क्या दिया हुआ है -1 मंथ, मतलब कि यहाँ पे हम डिक्रीमेंट चाह रहे हैं, और डिक्रीमेंट चाह रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड डेट पहले लिखी हुई है और स्टार्ट डेट मैंने बाद में लिखी हुई है। तो ये क्या करेगा, एंड डेट से शुरू करेगा और ये एक महीने का की ये तारीख को कम करता जाएगा और हमको आउटकम देता जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको आउटकम देखेंगे तो कैसा हमारा आएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसा है, जो हमारी पहली वैल्यू आएगी ये क्या आ गई 1 जनवरी 2020, ये कहाँ से आई, ये देखिए ये वाली वैल्यू है। राइट, उसके बाद में इसने एक महीना पीछे किया, तो 1 जनवरी 2020 के पीछे एक महीना पहले क्या आएगा 1 दिसंबर 2019। तो ये क्या किया 1/12 का मतलब दिसंबर, और उसके बाद क्या हमारा आएगा 1 नवंबर 2019, फिर हमारा ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता जाएगा 1 अक्टूबर 2019, और ये करता हमारा इस डेट तक जो भी हमारी आपकी स्टार्ट डेट थी 1 जनवरी 2019, ये वहाँ तक आ जाएगा। देखिए ओके, ये देखिए यही वाली डेट है। तो आप इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको देखिए ये करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट डेट मैं यही ले लेता हूँ जो मैंने अपने प्रोग्राम में ली है, एंड डेट भी मैं यहाँ पे यही ले लेता हूँ जो मैंने अपने प्रोग्राम में ली है, और उसके बाद में जो मैंने अपना सीक्वेंस बनाया है हम इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं, सो दैट कि आप ये कंफर्म कर सकें कि जो मैंने आपको दिखाया है वो सही है। देखिए अब हम आउट का कमांड अपना देखते हैं, तो देखिए ये आ गया, और ये कमांड वही है जो आपने भी अपने स्क्रीन पर देखा है। ओके, और इसीलिए मैंने इसमें आगे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, सो दैट कि आप अगर इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो आप स्लाइड से ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका स्क्रीनशॉट है। ओके, तो अब आपने देखा यहाँ पर कि डिफरेंट तरीके के सालाना, महीना, दिन के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट तरीके के सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की, जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है ABCD, उसकी बात करते हैं। आपको पता है कि अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 26, ABCD करके अप टू Z तक। और अंग्रेजी की वर्णमाला 2 तरीके की होती है, एक स्मॉल लेटर्स जैसे ABCD, और दूसरी होती है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। आपको लगेगा कि मैं क्या बेकार की बातें कर रहा हूँ छोटी छोटी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी की वर्णमाला में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, तो अब अगर हमको अपने इन
अंग्रेजी की वर्णमाला जो हमारे लोअर केस में होती है, इसको हम कहते हैं लोअर केस। जो हमारा ABCD स्मॉल लेटर्स में हम कहते हैं कि स्मॉल लेटर में लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए, तो इसको हम लोअर केस और अपर केस भी कहते हैं। तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको हम अपर केस कहते हैं, और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD उनको हम कहते हैं लोअर केस। तो अगर हमको लोअर केस और अपर केस के अल्फ़ाबेट्स का कोई अगर सीक्वेंस जनरेट करना है तो उसको हम कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोअर केस के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी बात करते हैं। लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स को जनरेट करने का हमारा कमांड होता है, लोअर केस में आप लिखिए LETTERS। मतलब आपकी जो कॉमन भाषा होती है उसमें हम कहते थे कि स्मॉल लेटर्स में आप लेटर्स को लिख दीजिए LETTERS, और इसके थ्रू आपको जो भी A से Z तक के अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा LETTERS और मुझको देखिए ये आउटकम मिल गया। ये आउटकम क्या है? जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। देखा ना कितना आसान हो गया, और यही सीक्वेंस बचपन में याद करने में आपको कितना समय लगा था। अगर आपको नहीं भरोसा है तो अब आप अपने घर में अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि आपने उसी सीक्वेंस को कितने समय में याद किया था। ओके, चलिए अब ये देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट है। अब हम आपको पहले इसमें से कुछ और ऑपरेशन भी दिखा देते हैं, फिर हम आपको आर्क कंसोल पर लेकर के आएंगे। अब आपने ये यहाँ पे देखिए ध्यान दिया कि ये जो ABCD हैं इनकी पोजीशन क्या है। हम इस पोजीशन को देखिए लाल रंग में लिखते हैं। A की पोजीशन क्या है? 1, मतलब ये हमारा पहली जगह बैठा है। B की पोजीशन क्या है? 2, ये हमारा दूसरी जगह पर बैठा हुआ है। C की पोजीशन क्या है? ये हमारा तीसरी जगह पर बैठा हुआ है। D की पोजीशन क्या है? ये हमारी चौथी जगह पर बैठा हुआ है। E की पोजीशन क्या है? ये हमारी 5वीं जगह पर बैठा हुआ है। उसी तरह से 6, 7 करते करते अंत में Z हमारा 26वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है, Y हमारा 25वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है, एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि हर एक अल्फ़ाबेट की एक पोजीशन है जिसको हम एक नंबर के थ्रू दिखा सकते हैं। ओके, तो अगर मुझको इसमें से जो हमारे अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस है, इसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स को अगर बाहर निकालना है, उनको चूज़ करना है, तो हम कैसे करें? तो ये जो मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4 अप टू 26, ये आपके क्या है? ये इन अल्फ़ाबेट्स को एक इंडेक्स प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कह दें यहाँ पे कि A का इंडेक्स हमारा है 1, B का इंडेक्स है 2, C का इंडेक्स है 3 और ऐसे ही हमारा Z का इंडेक्स है 26। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके क्लास में आपके रोल नंबर होते हैं। अगर हमको किसी स्टूडेंट को कॉल करना है तो हम उसको रोल नंबर से भी कॉल करते हैं कि 5वां रोल नंबर जो भी स्टूडेंट है वो बाहर आ जाए। तो जिस स्टूडेंट का 5वां नंबर होता है, 5वां रोल नंबर होता है, वो बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से आप अगर अल्फ़ाबेट्स को कहोगे कि वो अल्फ़ाबेट जिसका 5वां रोल नंबर है वो बाहर आ जाए, जब आप ऐसा कहोगे तो आपका E लेटर बाहर आ जाएगा आपके पास। ओके, तो 1 2 3 4 से हम इनके जो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन है उसको भी हम इंडिकेट करते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या है हमारे लिए? हमारा इस्तेमाल ये है कि हम अपने इस लेटर्स के सीक्वेंस से अगर हम किन्हीं पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको हम निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालें? उसके लिए हमारा कमांड ये है कि हम अपना कमांड लिखें LETTERS और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसमें से फ्रॉम और टू की वैल्यू लिख दें। फ्रॉम और टू, और इसको हम एक कोलन के साथ में अटैच कर दें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पहले किया था सीक्वेंस 1 to 12, और 1 to 2 की जगह आपने क्या टाइप किया था? कोलन। ओके, तो ऐसे ही देखिए हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको इसके जो भिन्न भिन्न इस्तेमाल हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा पहले उदाहरण में लेटर्स, और लेटर्स लिखने के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1:5, मतलब 1 से 5 तक की जो पोजीशन में हमारे अल्फ़ाबेट्स है वो मुझको बताओ। तो इसने मुझे दे दिया ABCDE, राइट। ये तो होते हैं आपके पहले 5 अल्फ़ाबेट्स। और अगर हम चाहें तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने कहा
LETTERS और ब्रैकेट में लिख दिया 5:1, अर्थात मुझको उल्टे क्रम में 5 से 1 तक के अल्फ़ाबेट्स बताओ। तो अब आपने देखा ABCDE तो यहाँ से आया, इसका उल्टा क्या हुआ EDCBA, तो देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। तो इसने आपको 5वीं पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है उसको पहले लिखा, फिर चौथी पोजीशन पे लिखा, फिर तीसरी पे लिखा, फिर दूसरी पोजीशन पे, और उसने अंततः आपको जो पहली पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है उसको लिख दिया। इसके अलावा हम अगर कोई भी इस सीक्वेंस के बीच में से भी कोई पोजीशन देते हैं, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे अपना कमांड लिखा LETTERS और स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके लिख दिया 15 to 21, 15:21, अर्थात कि मुझको जो भी 15वें से 21वें प्लेस पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी हमको आउटपुट दो। तो इसने मुझे जो 15वीं पोजीशन पे होता है हमारा O, 16वीं पोजीशन पर P, 17वीं पोजीशन पर Q, 18वीं पोजीशन पर R, 19वीं पोजीशन पर S, 20वीं पोजीशन पर T और 21वीं पोजीशन पर हमारा होता है U। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और ये आपको ये आउटकम दे देगा। और इसमें से अगर आप किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को भी बाहर करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमको ये मालूम करना है कि 9th पोजीशन पर जो अल्फ़ाबेट है वो हमारा बाहर आ जाए, तो मैंने यहाँ पे कमांड अपना यूज़ किया LETTERS, सब सारे के सारे लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स में, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 9। तो आप देखेंगे कि इसके आगे जो भी हमारा 9th पोजीशन पे जो लेटर होता है I, ये हमारा बाहर आ गया। ओके, अब हम आपको देखिए इन्हीं ऑपरेशन को करके दिखाते हैं। इसके साथ में देखिए ये आपका एक स्क्रीनशॉट है। देखिए ये आपका हो गया R कंसोल, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया LETTERS, सब स्मॉल लेटर में लोअर केस में। तो देखिए आपके सारे ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आ गए, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स आ गए, राइट। इसी में अगर मान लीजिए आप अगर L को कैपिटल कर दें तो LETTERS, तो देखिए बोल देगा ये गलत है, राइट। आप अगर स्मॉल के अलावा आप अगर कोई भी अगर कॉम्बिनेशन लेंगे स्मॉल और कैपिटल का, तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगी। हाँ, आप अगर सारे के सारे कैपिटल कर देंगे तो आपको आगे दिखाएंगे, तो आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं जो अपर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल A, कैपिटल B एंड सो ऑन, राइट। अब इसी लेटर्स में आप अगर देखिए कि अगर मुझको 1 से लेकर के 6 तक के अगर अल्फ़ाबेट्स निकालने हैं, तो देखिए क्या आ गया, लेटर 1:6, और ये ABCDEF हमारे 6 लेटर आ गए। और इसी को अगर मुझको अगर मान लीजिए 6 से 1 तक करना है तो देखिए ये हमारा उल्टी डायरेक्शन में जो हमारे छठे से पहली पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं FEDCBA, ये हमारे आ गए, राइट। और इसी में अगर मुझको अगर मान लीजिए अगर मुझको खाली की पता करना है 17 पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, आई प्रॉमिस अगर मैं आपको भी पूछूं तो आप मुझको एक बार में नहीं बता पाएंगे, लेकिन R मुझे बता देगा। देखिए कौन सा लेटर है, Q। ओके, अब इसी में देखिए अगर हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपको किन्हीं पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स को चूज़ करना है, अगर हमको कहें कि हमको दूसरा, चौथा, छठा और 8वां अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, तो हम अपने ब्रैकेट के अंदर C कमांड को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये आपका दूसरा, चौथा, छठा, 8वां लेटर भी आ गया। तो अब ये आपको देखिए एक ऑप्शन देता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर आप एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूज़ करें कोई एक वेरिएबल x = C 1 3 5 7, और यहाँ पे हम अगर कर देते हैं LETTERS और लेटर्स और ब्रैकेट में करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं x, तो देखिए ये आपको 1 3 5 7 पर जो वैल्यूज़ जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपको दे देगा। तो देखा ना आपने कि आप इसको एज ए प्रोग्राम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप आगे आप देखोगे कि आप आपको उसका काम। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे लोअर केस अल्फ़ाबेट की बात करी है, वैसे ही आपके पास यहाँ पे अपर केस अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D एट्सेट्रा। तो जिस तरीके से आपने स्मॉल लेटर्स या लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को हैंडल किया है, उसी तरीके से आप कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट को भी या अपर केस अल्फ़ाबेट्स को भी हैंडल कर सकते हैं।
लेकिन हमारा कमांड अलग होता है। हमारा कमांड यहाँ पे है LETTERS, लेकिन अब ये पूरा हमारा अपर केस में लिखा हुआ है। तो देखिए, इसको याद करना बहुत ही आसान हो गया आपके लिए कि जब आपको लोअर केस अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप LETTERS लोअर केस में टाइप कर दीजिए, और अगर आपको अपर केस में चाहिए तो आप LETTERS को अपर केस में टाइप कर दीजिए। ओके, अब अगर आप इस कमांड को R कंसोल पे टाइप करेंगे LETTERS, तो आप देखेंगे, आपको देखिए ये सीक्वेंस मिल जाएगा जो आपने बचपन में पढ़ के रखा था, ABCD अप टू कहाँ तक मुझे पता नहीं। देखिए, हम इसको काउंट करते हैं, ये हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको एक एक करके काउंट करें, 1 2 3 4, या इसको हम क्यों करेंगे, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 1, मतलब कि ये जो हमारी पोजीशन है ये हमारी पहली पोजीशन है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 20, मतलब कि ये हमारी 20th पोजीशन है। इसके आगे से हम काउंट कर लें 20 21 22 23 24 25 26 पोजीशन। तो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और इसने आपको देखिए 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे R ने बता दिए। अब यहाँ पर भी वही बात आती है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इनके साथ में इनकी एक पोजीशन भी है। ये पोजीशन उसी तरीके की है, आप एक जैसे आप इम्तहान देने जाते हैं तो इम्तहान में आपकी सीट के पीछे आपका रोल नंबर लगा होता है, तो यहीं पे कैसे मैंने अंदर इसमें सीट पे बैठेगा A और इसका रोल नंबर लिखा हुआ है 1, तो उसी तरह से जो उसकी पोजीशन होती है हर एक अल्फ़ाबेट की, उसको हम नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे A हमारा पहली पोजीशन पे है तो इसको हम पहली पोजीशन पे हम बैठा देते हैं, इसकी पोजीशन क्या हो गई 1। और ऐसे ही हमारा है बी हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पोजीशन पर है। सी हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड पोजीशन पे है। डी हमारा क्या है, ये हमारा फोर्थ पोजीशन पर है। और ऐसे ही हमारा जेड हमारा 26वीं पोजीशन पे है। वाई हमारा 25वीं पोजीशन पर है। और जैसा मैंने अभी लोअर केस में किया था वही बात मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो हम इस सीक्वेंस में से किसी अल्फ़ाबेट को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो हम इस इंडेक्सिंग की सहायता से हम उसको बाहर कर सकते हैं, और मैं उसी तरह की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी लोअर अल्फ़ाबेट केस में किया है। जैसे आपका, लेकिन जो आपने सिंटैक्स पीछे यूज़ किया है पहले स्मॉल अल्फ़ाबेट के केस में, ये सिंटैक्स भी हमारा सेम रहता है, बस हमारा जो कमांड है वो बदल जाएगा। अब कमांड क्या हो जाएगा, अब आपने जहाँ पे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए थे अब यहाँ पे अपर केस अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो जाएंगे, और आप यहाँ पे टाइप कर दोगे LETTERS कैपिटल लेटर्स में या अपर केस अल्फ़ाबेट्स में। और उसके बाद आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख दोगे फ्रॉम :2। आपको जहाँ से जहाँ तक आपको अल्फ़ाबेट्स चाहिए आप उसका नंबर लिख दो, जो उसकी लोकेशन है, पोजीशन है, आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैंने देखिए पहला उदाहरण लिया है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है LETTERS अपर केस में, अर्थात मुझको कैपिटल अल्फ़ाबेट चाहिए, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में करके मैंने लिख दिया है 1:5, अर्थात कि हमारा पोजीशन नंबर 1 से लेकर के पोजीशन नंबर 5 तक के जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमको चाहिए। तो ये हमको क्या आउटपुट दे देगा, ABCDE। आपको पता ही है कि जो आपके शुरू के 5 अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, यही तो होते हैं। और उसी तरीके से आप अगर इसको उल्टा करना चाहें तो आप इसी कमांड को LETTERS को अगर आप फ्रॉम और टू में कर दें 1 to 5 की जगह कर दें आप 5 to 1, तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका 5वीं पोजीशन पर अल्फ़ाबेट है वो आपका पहले आएगा, और जो पहली पोजीशन पे अल्फ़ाबेट होता है वो आपका सबसे अंत में आएगा। तो 5वीं पोजीशन पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, E। देखिए E सबसे पहले आ गया। फिर क्या होता है, चौथी पोजीशन पर D, तीसरी पोजीशन पर C, चौथी पोजीशन पर B, और पहली पोजीशन पर A। ओके, और उसी तरीके से उसी प्रकार से आप अगर इस सीक्वेंस के बीच में भी जा कर के किसी सीक्वेंस को निकालना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है LETTERS अपर केस में कैपिटल लेटर्स में, और
स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फ्रॉम 19 टू 23 और बीच में लगा दिया कोलन। अब हमको 19 से 23 तक के जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे 19वें पोजीशन पे आपका क्या होता है S, 20वें पोजीशन पे क्या होता है T, 21वें पोजीशन पे होता है U, 22वें पोजीशन पर V और 23वें पोजीशन पे होता है आपका W। और उसके अलावा अगर आपको इस सीक्वेंस के बीच में से किसी पर्टिकुलर पोजीशन का आउटपुट लेना है तो आप इसी कमांड का यूज़ करते हुए LETTERS अपर केस में आप स्क्वायर ब्रैकेट में खाली उस एक सिंगल पोजीशन का नाम भी लिख दीजिए। और इसके साथ में हम आपको पहले उदाहरण करके दिखा चुके हैं, हम आपको अभी फिर से करके दिखाएंगे कि अगर आपको किन्हीं पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स को चूज़ करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में C कमांड का यूज़ करते हुए आप इनकी पोजीशंस को भी दे सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर दूसरी, चौथी, छठी और 8वीं पोजीशन पर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको अगर मुझे निकालना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में C और ब्रैकेट में 2, 4, 6, 8 भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो भी हमारा आउटकम आ रहा है इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम y के अंदर, y वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आपको सबसे पहले हम इसको ये R कंसोल में करके दिखाते हैं। ओके, ओके, सबसे पहले हम अपना ये स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? कंट्रोल L। अब देखिए यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया LETTERS। आपको देखिए शुरू के जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये आपको सारे के सारे मिल गए। अब इसी में अगर हम मान लीजिए कि अगर मुझको लगता है कि मुझको कुछ कैपिटल या स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम LETTERS में कैपिटल L रखते हैं और बाकी को छोटा कर देते हैं। तो देखिए आपको बोल देगा कि दिस, मतलब कैपिटल L के साथ में जो हमारा वर्ड है लेटर्स, ये आपको नहीं मिला। अर्थात R इस भाषा को नहीं समझता है। R की भाषा में आपको अगर लोअर केस अल्फ़ाबेट देने हैं तो आप लोअर केस में लिखिए LETTERS, और अगर कैपिटल लेटर्स में या अपर केस में अल्फ़ाबेट देने हैं तो आपको कैपिटल लेटर्स में या अपर केस में LETTERS ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसी में देखिए हम आपको ये दिखाते हैं कि अगर आपको किन्हीं बीच के सीक्वेंस को लेना है तो आप कैसे लेंगे। अगर हम मान लीजिए 1 से 5 तक के सीक्वेंस को निकालना चाहते हैं, अर्थात जो हमारे पहले 5वें अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो देखिए क्या आ गया, ABCDE। और इसी को अगर हम मान लीजिए 5वें से पहली पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ADCBA। और इसी को अगर हम मान लीजिए कि अगर हम 5 से 10 पोजीशन के बीच में जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम लेकर के आना चाहते हैं तो देखिए ये आपके जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं EFGHIJ, ये हमारे लिए भी ऐसे निकालना बहुत कठिन काम है क्योंकि मुझे किसी अल्फ़ाबेट की पोजीशन नहीं याद होती है सिवाय शुरू के कुछ अल्फ़ाबेट्स के। ओके, लेकिन R ये काम बहुत आसानी से कर देता है। और इसी को अगर हम मान लीजिए अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दें कि हमको 15 से 10 तक के अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो भी हम इसको देखिए यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। राइट, 15वीं पोजीशन पे आपका क्या होगा, O, सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, N, एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हमको यहाँ पर कोई, अगर हम अपनी इच्छानुसार कुछ अगर हम अल्फ़ाबेट्स निकालना चाहते हैं कि अगर हम कह दें कि मुझको से 10th, 12th, 17th, 19th और 23rd अल्फ़ाबेट हमको यहाँ पे चाहिए। ये सवाल अगर मैं आपसे भी पूछूं कि मुझको 10वां, 12वां, 17वां, 19वां और 23वां अल्फ़ाबेट बताइए क्या होगा, तो शायद आप भी नहीं निकाल पाएंगे, आपको इसको लिख करके निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए R ने आपको यहाँ पर निकाल करके बता दिया। ओके, और अगर इसी बात को अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ऐसे देते हैं, अगर मैंने एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू सपोज या C और इसी नंबर को यहाँ पे टाइप कर लिया 10, 12, 17, 19 और 23, तो देखिए आपका x क्या हो गया। अब मैंने यहाँ पे जो मैंने देखिए ये कमांड था हमारा, यहाँ पर मैंने इस नंबर को हटा, इस सीक्वेंस को हटा करके यहाँ पे दे दिया x को, देखिए क्या हो गया, आपको सेम आउटकम मिल गया। देखा आपने, ये कमांड
का आउटकम और इस कमांड का आउटकम देखिए सेम है। और इसके अलावा अगर हम इस कमांड को अगर किसी और वेरिएबल में अगर हम सेव करना चाहें, तो सपोज मैंने इसी कमांड का जो आउटकम हो रहा है इसको मैं y वेरिएबल में सेव करना चाहता हूँ, असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें लिख दिया y इक्वल टू LETTERS और स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया x। तो देखिए y का क्या वैल्यू आएगा, y का यही तो वैल्यू आया जो आपने ये देखिए लिखा हुआ है, y की वही वैल्यू तो है JLQSW। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम अल्फ़ाबेट्स और टाइम के हम जो भी सीक्वेंस हम तैयार कर रहे हैं, राइट, ये हमारे एक वेरिएबल के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ये हमारे इनका जो भी आउटकम है हम उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको ये बताइए, जब आप इस वेरिएबल को आप जो या इस आउटकम को आप अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और देखिए ये हमने जो भी आपको ऑपरेशंस यहाँ पे समझाए थे, ये इसी का स्क्रीनशॉट है। इसको देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी मैंने ऑपरेशन किए हैं वो सब ऑपरेशन ठीक ठीक करे हुए हैं। ओके, चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन एक बार जरा सा इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया है इसका क्विक रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी R कमांड के थ्रू अपने कंप्यूटर का टाइम और डेट निकालना सीखा, sys.time और sys.date। उसके बाद में हमने सीक्वेंस बनाए, काहे के सीक्वेंस, अपने डेट्स के, तारीखों के, और तारीख भी कैसे, वो हमारी महीने के हिसाब से हो सकती है, साल के हिसाब से हो सकती है, दिन के हिसाब से हो सकती है, हफ्ते के हिसाब से हो सकती है और क्वार्टर के हिसाब से हो सकती है। वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि फ्रॉम देना बहुत आवश्यक है। टू चाहे आप दें या ना दें, आप वहाँ पे लेंथ दे दें, और ये फ़र्क है जो आपके डेट्स के सीक्वेंस में और नंबर्स के सीक्वेंस में। और आपने देखा कि हम उसको अपनी इच्छा अनुसार हम इनका सीक्वेंस निकाल सकते हैं। और तीसरा मैंने सीखा कि जो हमारे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं और अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके भी हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं। इनके सीक्वेंस कहाँ से आ रहे हैं, जो इनकी पोजीशन होती है हम उसको वहाँ से कॉल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने सीखा कि ये हमारा चाहे टाइम हो, चाहे डेट हो, चाहे हमारे अल्फ़ाबेट्स हों, इनके हमारे जो भी सीक्वेंस के आउटकम आ रहे हैं, इनको हम किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने कहीं पे सर्वे किया है और वो सर्वे एक एक दिन में हुआ है, आपके पास डेटा आ गया। डेटा में आपके पास जो ऊपर आपको पता है कि ये हमारा 1 जनवरी को हुआ है, दूसरी डेट में जो दूसरे नंबर पे जो हमारा डेटा लिखा हुआ है ये हमारा 2 जनवरी को हुआ है, तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये हमारा 3 जनवरी को हुआ है, एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताइए, अगर आपको इस डेटा को किसी अच्छे से फॉर्मेट में दिखाना है, तो आपको नहीं लगता कि उसके बगल में एक कॉलम होना चाहिए जहाँ पे डेट्स लिखी हों। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उन तारीखों को उस डेटा में जा करके उसके बगल के कॉलम में एक एक करके टाइप करिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस सीक्वेंस से आप उन तारीखों को जनरेट कर लीजिए और उन तारीखों को उस डेटा के बगल में ले जा करके पेस्ट कर दीजिए, तो आपको एक आपका कंप्लीट डेटा आपको मिल जाएगा। हाँ, आप ये मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि अभी तो आपने पेज के बारे में बताया नहीं, अगर आपको 2 कॉलम्स को ऐड करना है तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि आपका कोर्स आज ख़त्म हो गया है, मैं तो अभी अगले लेक्चर में आपको फिर से मिलने आऊँगा और तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।